जय जय राजस्थान। अलबेलो राजस्थान। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परमं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाई गुरु ही वो दीपक है जो आपना जीवन में राह दिखाए है और गुरु ही वो सागर है जो आपना जीवन की गहराई से मिलावे है। गुरु बिना घोर अंधेरा रे साधु भाई, गुरु बिना घोर अंधेरा। चाहे वो आध्यात्म है, चाहे संगीत है, चाहे शिक्षा है, एक माने एक गुरु की आवश्यकता तो पड़े ही पड़े है। और शिक्षक भी इन को है कि सतगुरु ऐसा चाहिए जैसे लोटा डोर। लोटे और डोर देखो आपने कुआ के ऊपर पहले पानी पीवा के लिए हर कुआ के ऊपर एक लोटो हो तो अरबी का गला कमाए डोरी बंदड़ी रहती, आदमी भी वो पानी काट पी लेता। जब कहे कि सतगुरु ऐसा कीजिए जैसे लोटा डोर, वो गला बंधावे आपका और पावे नीर जिकोड़, पावे नीर जिकोड़। शिक्षक वाकई में आपके ऊपर सारी आपदा ले ले और टाबर ने शिक्षित करवा के लिए, संस्कार देवा के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष करता है, बिन का मुकाम पर पुगावे। जदी तो कबीरदास जी क्यों ने कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड गड काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे और बाहर बाहे चोट, बाहर बाहे चोट। बिल्कुल भाई, आज जब आप शिक्षक दिवस मना रहे हैं तो ऐसा कौन सा शिक्षक ने थे लेर आया हो जो आप ना विद्यार्थियों के जीवन में रोशनी फैला रखी। जी, यहाँ पर शुरुआत में बात करी भी हिसाब से दर्शक भाई बहन जान उसी भाई आज निश्चित रूप से शिक्षक दिवस है। तो सबसे पहले तो आप सगला शिक्षक दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। और भाई बहन आज आपने बीच एक नामी शिक्षिका पधारा है आशारानी सुमन जी, जिसका अलवर के मायने खटकड़ा गांव है भी का मायने शिक्षिका का रूप में है और राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त है, राज्य स्तर पर भी कई पुरस्कार प्राप्त किया और आज आपने स्टूडियो में पधारा है। तो आशारानी सुमन जी आपको गणमान्य स्वागत है। बहुत बहुत आभार। और पूजा जी आज और भी तो कई खास खास दिन है। आज आप ईद भी मना रहे हैं जो कि आपने बोली जावे है कि ईद ए मिलाद उल नबी, यानी आपना जो पैगंबर हा हजरत मोहम्मद साहब भी का जन्मदिन का उपलक्ष्य में मनाई जावे है। और वो भी एक शिक्षक के रूप में अपनी धरती पर आया और बीने भी आई पैगाम दियो कि भाई हर व्यक्ति मिलकर रहे और शिक्षा ही आपका जीवन को आधार होना चाहिए। बिल्कुल, मैं खुद भी मोहम्मद साहब बहुत बड़ा शिक्षक था। एक मैंने प्रसंग याद आवे कि एक बार एक लुगाई आपका टाबर ने ले और मोहम्मद साहब के पास गई कि हुक्म वो मारो जो को टाबर है वो गुड़ बहुत ज़्यादा खाए है और इसू यानी कि मैंने बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि गुड़ ही गुड़ खाए वो सारे दिन। तो मोहम्मद साहब किया कि 7 दिन बाद में आ जाए। वह महिला 7 दिन बाद में फिर गई और क्यों साहब अब टाबर हाजिर है, अब इको गुड़ छुड़वाओ। तो मोहम्मद साहब क्या कि बेटा गुड़ मत खाया कर, गुड़ बहुत नुकसानदायक है, संयमित मात्रा में खाए तो ठीक है, ज्यादा खाओ गलत है। वह महिला की साहब आप बात तो आप 7 दिन पहले भी तो बता सका। जब मैं किया कि 7 दिन पहले खुद मैं भी गुड़ खाबा की आदत से ग्रसित हो और जो दुर्गुण मेरे में है वो दुर्गुण में दूसरा से किया छुड़ा सकूं। तो कितनी बड़ी बात है। शिक्षक वो है वंदनीय जका के मायने खुद के मायने भी दुर्गुण नहीं हुए, क्योंकि खुद दुर्गुण नहीं रखसी जदि लोग बिना फॉलो करसी भी का आदर्श मानसी। इसलिए शिक्षक अपने आप में केवल शिक्षक नहीं, एक बहुत बड़ो समाज सेवक है और बहुत बड़ो सुचिता को एक पर्याय है, प्रतीक है। गजेंद्र जी जिया थे अभी एक कहानी बताई मोहम्मद साहब की, बिया ही आशा जी आपसे आज सवाल बन रहे है कि भाई जब शिक्षक ने आपनो इतनो बड़ो दर्जो दे रखियो है, आप भगवान तुल्य बोला हा कि भगवान विधाता भी होवे है, आपनो भविष्य जगाता भी होवे, तो काई एक शिक्षक के रूप में आपने ऐसा लगे कि भाई बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे पर आ गई है, तो मैं किया आपनो काम सुचारू रूप से और सही ढंग से करूं। जी, वर्तमान में हम देखते हैं कि शिक्षक मात्र एक ज्ञान का प्रदाता के रूप में नहीं है, ज्ञान के खजाने के रूप में कार्य नहीं करता है, बल्कि विभिन्न भूमिकाओं में शिक्षक विद्यार्थी के सामने है, समाज के सामने है। शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में विद्यार्थियों के सामने आता है, वो अपने विद्यार्थियों के मार्गदर्शन करता है, भविष्य में बच्चा क्या बने, उसका जीवन में संस्कार कैसे स्थापित हो, बच्चा एक अच्छा नागरिक कैसे तैयार हो। मार्गदर्शक के रूप में शिक्षक की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और ज्ञान तो विद्यार्थी को अपने विषय वस्तु का ज्ञान, वर्तमान समय का ज्ञान शिक्षक बहुत आसानी से देता है। साथ ही जो परिवर्तन का वाहक भी है शिक्षक, जो हमारे संस्कार हैं, शिक्षा है, वर्तमान में जो चीज़ें चल रही हैं उसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाने का कार्य भी करता है। तो शिक्षक वर्तमान में मात्र ज्ञान की पोट के रूप में, जैसे हम कहते थे कि शिक्षक ज्ञान का खजाना है, इसी रूप में ना होकर विभिन्न भूमिकाओं में समाज में आज शिक्षक की भूमिका है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जी देखो आज शिक्षक दिवस है। आज ओणम को भी 10वां दिन है। मैं ओणम जो को त्यौहार है, जो दक्षिण भारत को एक बहुत बड़ो त्यौहार है और भी को आज 10वां दिन है, अंतिम दिन है, जिका ने बोला करे थिरुओणम।
और कहवे कि जद राजा बलि एक महाप्रतापी राजा हो, कभी कि भला बुरा के होत है लजा देत है वंश, बेलोचन के बलि भैर उग्रसेन के कंस। बेलोचन एक बड़ो दुष्ट हो, लेकिन भी एक महान पुत्र पैदा हुए राजा बलि, और राजा बलि की परीक्षा लेवा के लिए भगवान विष्णु खुद वामन रूप धारण कर आया और 3 कदम धरती के माए पूरा ब्रह्मांड ने नाप दियो। वह राजा बलि की याद के मायने एक बहुत बड़ा प्रजापालक वह राजा है। बड़ी केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक में वहाँ की गहरी मान्यता है और आज वो त्यौहार भी मनाई जा रही है। तो आप शिक्षक दिवस की बधाई, ईद मिलाद उन नबी की बधाई, साथ ही साथ आपने ओणम की भी बधाई। आज शिक्षक दिवस पर आप विशेष हथाई करा, तो उस शिक्षक दिवस क्यों मनाई जाए, ये के पीछे कहीं इतिहास है? जैसे ही 5 सितंबर की बात आती है या हम 5 सितंबर का नाम सुनते हैं तो हमारे जहन में शिक्षक दिवस उभर कर आता है। शिक्षक दिवस हमारे जो प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति, या मैं कहूं कि अद्वितीय राष्ट्रपति, उनका व्यक्तित्व इतना महान था कि हम उन्हें अद्वितीय राष्ट्रपति भी कह सकते हैं। महान दार्शनिक भी है। बिल्कुल, महान दार्शनिक शिक्षक रहे और वो उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति बनने से पहले शिक्षक थे। बिल्कुल। तो उनके दोस्तों ने और उनके विद्यार्थियों ने जब उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा जाहिर की तो उनके जन्मदिन को एक विशेष रूप में मनाने का निर्णय लिया गया, वो शिक्षक दिवस के रूप में लिया गया और आज हम शिक्षक दिवस उनके जन्मदिन के रूप में ही मना रहे हैं। जी वाह, एक महान दार्शनिक, महान विचारक और आप जी बताया अद्वितीय राष्ट्रपति। जी। एक शिक्षक का प्रतिभा के कत्तो सम्मान तो वह निश्चित रूप से खुद शिक्षक था, तो वह आपका शिक्षकों को भी बहुत ज्यादा आदर करा करता। आपने पौराणिक प्रसंगा में उठा देखा तो एक आरुणी नाम को एक विद्यार्थी भी हो, जका ने गुरुजी भेजा आश्रम में पहली गुरुकुल शिक्षा पद्धति ही बड़ी वंदनीय पद्धति, जंगल के मायने रहे और शिक्षा प्राप्त करता है, चाहे वो राजा को बेटो है चाहे कोई गरीब को बच्चो है। तो एक राजा को बेटो हो वो आरुणी, वो शिक्षा प्राप्त करवा के लिए जब गुरुकुल के मायने गयो, बारिश का दिन आज की जहाँ खूब ज्यादा बारिश हो रही है और भी आरुणी ने गुरुजी भेजा कि बेटा आरुणी जा अपना खेत को पानी पैर दूसरा खेत में नहीं चलो जाए, इसलिए तू ध्यान रख जे कटाव न हो जाए। अब आरुणी छोटो बच्चो है और कटाव ज्यादा होगो, पानी बेर जा रही हो, उपजाऊ मिट्टी खाद बेर दूसरा खेत में जा रही है, तो वो खूब फावड़ा ना क्या, लेकिन वो पानी नहीं डट्यो। तो देखो गुरु आज्ञा कितनी बड़ी बात है, वो आदेश नहीं एक अध्यादेश की बराबर है। वो पानी नहीं रुक्यो तो बीच आरुणी खुद लेट गयो पानी न रोकवा के लिए, काफी देर तक नहीं आयो। तो गुरुजी बेटे पूछा तो वो ठिठुर एकदम अकड़ चुके और वह गुरुजी पूछ करने भी की मौत भी हो जाती। तो पहले गुरु के प्रति कतो आदरणीय भाव हो कि विद्यार्थी आपकी जान भी जोखिम का मायने डाल दिया करतो। और आज भी शिक्षक को आदर तो सब करे साहब, चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए चाहे प्रधानमंत्री बन जाए, गुरुजी मिल जाए तो बिके वो दोग दे ही दे। अब एक प्रसंग मीडिया का मायने खूब चाहिए कि बाड़मेर में एक IPS है जिसका महाराष्ट्र कैडर का, और वह रिटायर बह रहा, तो आपके साथ पढ़वाला 5वीं 6ठी क्लास में सारा टावर ढूंढिया और आपका गुरुजी ने भी ढूंढिया और वापस बिया का बिया विद्यार्थी के रूप में बैठा और वह जगह विद्यार्थी वह जगह टीचर आज का 95 साल का हो चुका, वह बिया का बिया वहां की क्लास लीर बन पढ़ाया। तो शिक्षक को जो को दर्जो है वो भगवान सु भी बड़ो है। गुरु गोविंद दो कड़ेर का के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए, भगवान तक भी वो पूछा सके। इयान का वंदनीय गुरु ने वाकई में नमस्कार है और बियान का व्यक्तित्व आपको है। आपको मैं देखो कागजा का मायना है आशा सुमन, लेकिन बीच में एक और आई को रानी। तो वाकई में आप रानी हो, यदि अतो बड़ो पुरस्कार आपने मिले शिक्षक तो अलेखू है, तो और रानी जो को बीच में शब्द आ रही है के पीछे कहीं राज है? जी, मेरा नाम आशा सुमन है, लेकिन जब मैं नवोदय के स्टूडेंट रही और अलवर जिले में पहला नवोदय खैरतल में खुला, तो उस वक्त जब एग्ज़ाम हुआ तो मैं मेरे किशनगढ़ बास जो मेरा पैतृक गांव है वहाँ से एक पहली बालिका थी जिसका चयन उस विद्यालय में हुआ। तो जब चयन के समय मेरा फार्म भरा गया तो मेरे शिक्षकों ने जब नाम लिखा तो आशा सुमन के बीच में रानी लगा दिया। तो ये जो रानी नाम चला आ रहा है ये मेरे शिक्षकों की देन है, आशा रानी सुमन। भाई आप शिक्षिका और आपका जीवन में भी शिक्षकों को बहुत बड़ा योगदान है, नामकरण भी वही करो जी। और जिया की नाम की बात कर रहा है तो आशा तो एक किरण हो सके, आप सोच सका कि आगे बढ़कर एक आशा दिख रही है, आपने आगे बढ़वा की। और सुमन, आप अपना विद्यार्थियों के जीवन में एक सुमन की तरह फूल भी खिला रहे हो। सुमन को मतलब फूल भी वे, अच्छा मन की मालकिन भी वे सुमन। मैं इसके लिए ये कहना चाहूंगी कि मुझ में है कुछ खास, मुझ में है कुछ खास, मैं जगाऊं सभी में आशा और विश्वास, मैं आपकी आशा सुमन। वाह वाह। अब ये आशा और विश्वास की जब आप बात कर रहे हैं तो आप प्रेरणा थाने कठाओ मिली कि मैं शिक्षिका ही बनूं,
क्योंकि हर बचपन में तो नहीं सोच ले कि भाई मैंने आगे चल के पढ़ाना है, मजाक मजाक में फिर भी आप डंडो उठा कोशिश करा कि भाई हम भी टीचर बना, था ने प्रेरणा कहाँ से मिली? इसके पीछे मैं मेरे परिवार में आपको लेके जाना चाहूँगी कि मैं 6 बहनें हैं हम लोग, मेरी 5 छोटी बहनें हैं और 2 भाई हैं। मेरे पिताजी इंजीनियर थे और माँ गृहिणी। मेरी माँ बचपन में पढ़ने की बहुत इच्छा रखती थी, लेकिन मेरी माँ को पढ़ाई से बहुत दूर रखा गया क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ ऐसी थी कि महिलाओं के लिए शिक्षा कोई ज़रूरी नहीं मानी जाती थी और बंदिशें बहुत थी। तो मेरी माँ के मन में हमेशा ये भाव रहा कि मेरी बेटी पढ़े और मेरी सारी बेटियां पढ़ें और मेरी बेटी नौकरी करे। तो मेरी माँ अक्सर खड़ी होकर के छत पे, मुझे एक दूर स्कूल दिखाई देता था, उस स्कूल पे कहती थी मैं चाहती हूँ कि तू वहाँ मास्टर नहीं बन जाए। मास्टर नहीं कहेगा जी। तो मेरी माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी, मैं कह रही हूँ स्कूल उन्होंने नहीं देखा, लेकिन वो घर में आज भी अखबार पढ़ लेती हैं, मैगजीन पढ़ लेती हैं और यहाँ तक कि इंग्लिश के शब्द भी पढ़ लेती हैं और इंग्लिश के ऐसे ऐसे कठिन शब्दों का उच्चारण करती है जो मैं भी नहीं कर पाती शायद। तो मेरी माँ हमेशा ये सपना देखा करती थी कि मैं एक शिक्षिका बनूँ। बहुत जल्दी उम्र में, यानी कि 19 साल की मैं रही होंगी, तब मेरी शादी हो गई। मात्र 12वीं क्लास करके मैंने एक अपना कोर्स होता है STC का कोर्स, अल्वा डाइट से मैंने वो किया और मेरा विवाह हो गया। विवाह के पश्चात मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। इसी बीच में ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में मेरी बेटी का भी जन्म हो गया और स्थिति ये थी कि मेरे हस्बैंड और मुझ में से सिर्फ एक ही व्यक्ति पढ़ सकता था। वो उस वक्त RS की तैयारी किया करते थे। तो मैंने पुरानी किताबें खरीदी, 1 वीक सीरीज आया करती थी, पुरानी किताबें जो आधे रेट पर मिला करती थी, घर में ला करके उन किताबों से पढ़ाई करते हुए मैंने अपनी ग्रेजुएशन कर ली। ग्रेजुएशन के बाद मैंने PG किया। पहले मैंने हिंदी सब्जेक्ट से PG किया, उसके बाद मैंने पत्रकारिता का जो BGMC होता है वो कर लिया क्योंकि मुझे लेखन का भी थोड़े शौक था और मैं आकाशवाणी से 17-18 साल की उम्र से जुड़ी हुई थी। तो इस तरह के कार्यक्रम होने के कारण मेरे पति को लगा कि मैं मीडिया में आ जाऊं, तो मुझे BGMC का एक ऑप्शन मिला और मैंने वो BGMC कर लिया। 2005 में BGMC हुआ तो मेरे RPSC मैंने दिया, एग्ज़ाम दिया और RPSC से मेरी पोस्टिंग 2005 में किशनगढ़ बास के, यानी कि मेरी माँ जहाँ रहा करती थी और कहा करती थी जिस विद्यालय, उसी विद्यालय में, हाँ, वहाँ पे मेरी पोस्टिंग हो गई। और मैं मेरे छोटे छोटे 2 बच्चों को लेकर के पहली बार घर से बाहर निकल गई और मैंने एक ऐसा विद्यालय पाया जो नीम के नीचे 20 से 25 बच्चों का मिला। वाह। और वहाँ जाने में इतनी कठिन परिस्थिति थी, भवन विहीन विद्यालय था, बच्चे भी 20-25 थे और जब मैं पहली बार वहाँ पहुँची तो विद्यालय के दोनों तरफ जब रास्ता था वहाँ पर पानी आ जाया करता था। मैंने कभी व्हीकल नहीं चलाया और मैंने वहाँ जाते ही लगभग 1 महीने के अंदर अंदर मैंने स्कूटी चलाना सीखा और लगभग 6-7 महीने के बाद मैंने 4 व्हीलर चलाना भी सीखा। परिस्थितियों ने मुझे मजबूत बना दिया और ऐसे से सर्व शिक्षा अभियान चला उस समय। उस सर्व शिक्षा अभियान के तहत एक राशि आई और राशि से मैंने विद्यालय भवन बनाया। वाह। क्या। और इन संघर्षों के साथ साथ ये मैं कहती हूँ कि चुनौतियाँ जो हैं ये चैलेंज ही मुझे चेंज करते हैं और आशा सुमन को आशा सुमन बना दिया, आशा रानी सुमन बना दिया। वहाँ पर 20 विद्यार्थियों से लेकर जो विद्यालय मैंने शुरू किया था वो 120 का नामांकन तक पहुँचा। वाह। और उस स्कूल की प्रसिद्धि इतनी थी कि पेरेंट्स ये कहा करते थे कि आशा मैडम के स्कूल में दाखिला करवाना है। स्कूल को नाम ही आशा मैडम वाले स्कूल पढ़ को। बिल्कुल। लगभग 3 किलोमीटर की दूरी से बच्चे मेरे विद्यालय में आया करते थे और मैं उस वक्त जो मेरा विद्यालय था वो ऐसी कम्युनिटी में था, यानी कि मोमडन कम्युनिटी में था, जहाँ बेटियों को तो भेजा ही नहीं जाता और भेजा भी जाता है तो 8वीं के बाद उनकी पढ़ाई छुड़ा ली जाती है। बेटों को भी बहुत वो लोग चाहते हैं कि जल्दी से काम शुरू कर दें। तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में मैंने अपने व्यवसाय को शुरू किया। वाह। खुद ही को कर इतना बुलंद कि खुदा भी तेरी किस्मत लिखने से पहले पूछे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। आपकी माँ की जी का सच्चा मन से उसकी प्रार्थना करी कि बेटी इस स्कूल के माई मास्टर बने और वाकई में आप बेटे मास्टर बने। तो कमाल की शिक्षक, एक देखो कतो अजीब संयोग है, आप शिक्षक मैं शिक्षक, आप पत्रकार मैं पत्रकार, हाँ तो अजीब ही संयोग बने। मेरे एक प्रसंग याद आवे कि 10वीं क्लास के मैंने जब मैं पढ़तो तो एक इयन का संगत को सरावर वो एकदम हार्मोनल चेंजिंग आ गई है कि भाई आई मूछा किण ने पूछा। तो वो उम्र को भी एक पढ़ावियान को इयन की संगत में पढ़ा कि 10वीं क्लास के महीने में फेल हुए को बे टाइम के माँ के प्रिंसिपल पंडित जगदीश नारायण शर्मा अलवर के माँ एक जगह थाना गाजी बैठा का।
अब साहब मैं तो मुंडो उठा चलेगा अगली बार जी स्कूल खोली भाई बोले आपका एडमिशन हो ही नहीं सकता यहाँ पर। खूब प्रयास कराया मैं गाँव का सरपंच ने ले रखो, हमारा दादाजी ने ले रखा, कलेक्टर साहब को ना जो लिखा भाई मारो एडमिशन करिए ही को नहीं साहब, और कहते ये तो बदमाश है, तो एडमिशन होगा ही नहीं तेरा, चाहे कुछ भी कर ले, तू चाहे राष्ट्रपति का ना लिखवा ले, मैं एडमिशन खोल लूँ। मैंने मजबूरी का मैंने प्राइवेट स्वयं पार्टी का रूप में फॉर्म पढ़ना पड़े और बात मेरे चुप गई और मैं अकेले खुद मेरे स्तर पर पढ़ाई कर फर्स्ट डिवीजन ले आयो और मैं बी अहंकार में सीधी पंडित जगदीश नारायण शर्मा जी के सामने मार्कशीट ले जा पढ़ के मुझे देख लो फर्स्ट डिवीजन पास यो हूँ। वह बोले बेटा इलिए तू फर्स्ट डिवीजन पास यो है क्योंकि तेरा बुरा ताबरा से संगत छूट की, मैंने ध्यान है तेरो एडमिशन कर सको लेकिन करतो तो तू फेल हो। तो मेरी जिंदगी के मैंने बस अत्तो बड़ो योगदान है पंडित जगदीश नारायण शर्मा जी को, तो जीवन बना बड़ो जो है शिक्षक ही। अब आपने जगह पुरस्कार भी मिला बहुत अच्छे जी, आप बताए स्कूल के बिल्डिंग भी आपका प्रयास कर बनाई जो कि पेड़ के नीचे चलती। आपने कौन सा सम्मान कौन सा पुरस्कार मिला? राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हैं जी। मैं पुरस्कार अपने स्वयं के पुरस्कार नहीं मानती, ये पुरस्कार पूरे राजस्थान का पुरस्कार है, हर उस शिक्षक का पुरस्कार है जो अपने कक्ष में बेहतर कर रहा है। ये मेरे बच्चों का पुरस्कार है जिनसे मुझे हौसला मिलता है, जिससे मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। तो मुझे 2020 में पहली बार पता लगा कि शिक्षकों को भी पुरस्कार मिलता है। इससे पहले मुझे श्रेष्ठ संस्था प्रधान के रूप में 2015 में जिला स्तर पर सम्मानित किया गया, लेकिन पुरस्कारों के बारे में कभी सोचा नहीं था, जानती भी नहीं थी। 2020 में पहली बार पता लगा कि शिक्षकों को भी एक पुरस्कार मिलता है और राष्ट्रपति महोदय देते हैं। तो मन में इच्छा जगी कि क्यों ना एक बार मैं भी राष्ट्रपति महोदय से मिलूं, मैं भी प्रधानमंत्री जी से मिलूं। तो ये सपना मैंने 2020 में देखा और पहली बार मैंने फॉर्म भरा। अच्छा। जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने का जो रास्ता है अभी वर्तमान में बहुत प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है। हमें ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है, फिर हमारा जिला स्तरीय कमेटी उसकी जांच करती है, विद्यालय की जांच करती है कि वास्तव में शिक्षक ने इस तरह के काम किए हैं कि नहीं किए हैं। उसके बाद राज्य स्तरीय कमेटी उन पर सवाल जवाब करती है, 2-3 इंटरव्यू आपके आयोजित होते हैं स्टेट लेवल तक ही। उसके बाद 6 लोगों का चयन किया जाता है जो नेशनल जूरी के सामने जाते हैं और वहां जाकर के हम अपने कार्यों को, अपनी उपलब्धियों को प्रधानमंत्री जी से भी मिले आप? जी बिल्कुल। मैं 4 सितंबर 2023 को माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। सर से बहुत मार्गदर्शन मिला, लगभग 1 घंटा सर ने हमारी क्लास भी ली जी। वो बहुत ही अद्भुत पल था, अविस्मरणीय पल है मेरे लिए। वह भी अद्वितीय है जी। अच्छा, प्रधानमंत्री जी से उसकी आपकी मुलाकात हुई, बीम का 1 घंटा क्लास, बीम कई बातें भी की टाइप की बताओ तो माने बताओ थोड़ा। सर जब पहली बार मैंने प्रधानमंत्री जी को देखा तो मैं कहती हूँ कि उस वक्त हम निशब्द हो जाते हैं। वह एक साधु व्यक्तित्व है, विराट व्यक्तित्व। सर का जो व्यक्तित्व है, प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व है, वो इतना प्रभावशाली है कि मन करता है कि उनको सुनते रहें और देखते रहें। जी बिल्कुल। मैंने भी सर को जब देखा तो उन्होंने शिक्षक की भूमिका, महत्व और हमारे जीवन में शिक्षक की क्या भूमिका रही और उनके व्यक्तिगत जीवन में भी शिक्षक की क्या भूमिका रही, उसके बारे में उन्होंने चर्चा की। एक अच्छा शिक्षक कैसे होता है, हमें हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किए हैं, और पहली बार ये महसूस हुआ, अनुभव हुआ कि वास्तव में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। उन्होंने ये महसूस कराया कि भारत में करोड़ों शिक्षकों में से आपका चयन होना कितनी बड़ी बात है। अब दर्शक भाई बहन आप भी चाहे कि आपने जगह पुरस्कार मिला, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलवा को मौका मिलो, तो इनका कौन सा काम कराया कि बस सारी कमेटियां बैठी, 2-3 बार तक इंटरव्यू हुआ और भी कमायन आपको चयन हुआ और आपने पुरस्कार मिलो। तो कौन सा कार्य है आपका जगह और भी शिक्षक भाई बहन जगह देख रही है भाई भी आपका विद्यालय के मायने इनका नवाचार करे और शिक्षक के मायने भी फायदो उसी, अपना राज्य को टाबरन फायदो उसी और वहाँ को खुद को भी सम्मान उसी। तो भाई पावंडा बताओ आपका कौन सा बरिया? जी, मैं मेरे प्रयासों को 3S यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा में बांटती हूँ और मेरे जो 3 S है, ये 4थे S यानी कि मेरे स्टूडेंट के लिए कार्य करते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में मैंने छोटे छोटे प्रयास किए जिन्होंने शैक्षिक बड़ा बदलाव किया। जैसे मैंने लगभग 150 से अधिक एनिमेटेड और डिजिटल कंटेंट बनाया
मैंने कक्षा 1 से 5 तक की जो हमारी पुस्तकें थी, हिंदी की मैं हिंदी विषय पढ़ाती हूँ, विशेषकर हिंदी की जो पुस्तकें थी उन्हें 80% डिजिटल कंटेंट में बदला। और ये जो मेरा कंटेंट था वो शिक्षा दर्शन, शिक्षा विभाग का कार्यक्रम आया था शिक्षा दर्शन, उनमें ब्रॉडकास्ट भी हुआ, प्रसारित हुआ। हमारा दीक्षा पोर्टल है जो पूरे भारत का एक ही एजुकेशनल पोर्टल है, वहाँ पर भी ये साझा किया गया, जिससे भारत का हर शिक्षक लाभान्वित हो सकता है। लगभग 3 से 4 लाख बच्चों को भी फायदा हुआ, बच्चों ने इस डिजिटल कंटेंट को भी देखा। तो ये डिजिटल कंटेंट मैंने बनाया, साथ ही मैंने पुस्तक निर्माण जो शिक्षा विभाग के साथ कार्य करने का अवसर मुझे मिला, मॉड्यूल राइटिंग, शिक्षकों को ट्रेनिंग देने का कार्य, एक मेंटर के रूप में भी मैंने कार्य किया। शिक्षा विभाग के साथ बहुत सारे नवाचारों में मैं सक्रिय भूमिका में रही। जैसे वर्तमान में अभी हमारे स्कूलों में वर्क बुक चल रही हैं, हमारी बुक्स चल रही हैं, उनमें भी कार्य करने के अवसर मिले। ये छोटे छोटे मेरे प्रयास थे। मैंने अपने कक्षीय शिक्षण को इतना प्रभावी बनाया कि उसमें बच्चा सीखने का एनवायरनमेंट पैदा किया। वर्तमान में शिक्षक एक फैसिलिटेटर के रूप में कार्य करता है। आपको बच्चा स्वयं सीखता है, आप और मैं खुद सीखते हैं, सिर्फ हमें वातावरण निर्माण करना है। तो मैंने मेरी कक्ष में भी टॉय बेस्ड लर्निंग को अपनाया, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को अपनाया, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को अपनाया और जीवन कौशल शिक्षा अपने विषय वस्तु के साथ जोड़ करके बच्चों में डिलीवर्ड करने की कोशिश की। ये छोटे छोटे प्रयास थे मेरे शिक्षा के क्षेत्र में। यही मैंने सुरक्षा के क्षेत्र में बालिकाओं को और महिलाओं को मैंने सेल्फ डिफेंस, आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया। ये डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी था और ऑफलाइन भी था। लगभग 30,000 से अधिक बालिकाओं और महिलाओं को मैंने आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया है और लगभग 24 राज्यों के अध्यापक और अध्यापिकाओं को मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया है। बहुत बढ़िया। और विशेष इसमें मैं आपके साथ ये साझा करना चाहूँगी कि जो बच्चे देख नहीं सकते, ब्लाइंड है, यानी कि अल्प दृष्टि बाधित और पूर्ण दृष्टि बाधित बालिकाओं को भी मैंने आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया है। जी, ये थोड़ा सा अलग होता है। हमें उनके दैनिक जीवन के क्रियाकलापों से जोड़ते हुए बच्चों को अनुभव कराते हुए उनको आत्मरक्षा सिखानी पड़ती है। जी, आत्मरक्षा बताया आप लड़कियां में विशेष रूप से जमाना का हिसाब से देखियो जाए तो जरूरी भी है। तो आत्मरक्षा में आप कई कई चीज़ें सिखाओ बन? आत्मरक्षा में बच्चों को मैं अपनी रक्षा स्वयं करने का विश्वास दिलाती हूँ कि हमारी रक्षा हमसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। बिल्कुल। वैसे तो हम देखते हैं कि पुलिस प्रशासन और समाज हमारे साथ खड़ा है, लेकिन हमारी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी और हमसे बेहतर हमारी सुरक्षा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी वीकनेस को भी जानती हूँ, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट को भी जानती हूँ। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले तो सिखाते हैं गुड टच और बैड टच, यानी कि मुझे मेरे शरीर के उन अंगों का भी ज्ञान होना चाहिए जो निजी अंग है, वो स्पर्श का भी अंतर करना आना चाहिए, जो सुरक्षित है और असुरक्षित है, दोनों स्पर्श का अंतर मुझे करना आना चाहिए। ये मेरे बच्चों को मैं लगभग 3 से 5 साल की उम्र से ही शुरू कर देती हूँ, बालक हो या बालिका। तो गुड टच और बैड टच के अंतर को बच्चों को समझाना, साथ ही इंडोर और आउटडोर दोनों तरह की एक्टिविटीज़ में आयोजित की जाती है। बाल अधिकारों पे बात की जाती है, सुरक्षा टिप्स पे बात की जाती है, पोक्सो एक्ट पे बात की जाती है और हमारे शरीर के नाजुक हिस्से कौन कौन से हैं इन पे बात की जाती है और भी विभिन्न चर्चाएं बच्चों को सहज करने के लिए मेरे द्वारा की जाती है। आप लाइफ स्किल के जो हमारे 21st सेंचुरी स्किल्स हैं उन पे भी हम यहाँ बात करते हैं। और आउटडोर एक्टिविटी में हम वो टेक्निक सिखाते हैं, वो इंस्टेंट टेक्निक्स होती हैं, बहुत सरल होती हैं, वो हर उम्र का व्यक्ति सीख सकता है, हर तरह का व्यक्ति, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, महिला हो, पुरुष हो, क्योंकि मेरा मानना है कि जिस तरीके से जल में रहने वाले जीव को तैरना आना चाहिए, उसी तरह समाज में रहने वाले हर व्यक्ति को अपनी आत्मरक्षा करनी आनी चाहिए। तो मैं सरल सरल टेक्निक्स बच्चों को सिखाती हूँ। और गुड टच बैड टच के अलावा एक निजरों से भी आदमी पिछाड़ सिखाई का मन में कहीं के नैना देत बताई सभी हिये को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। एक कबीर जी को दुआ है कि सतगुरु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुबाई, सार सार को गही लहे थोता देत उड़ाए। जी आपने छाजड़ो है सूप जी ने बोला भी मैं धान अनाज ना पा फटकारा, तो वो फटकारवा के साथ जो हड़को हड़को है बिन तो वो दूर कर दे और जो शुद्ध अनाज है बिन रख ले। तो टीचर भी एक को चाहे कि बिका दुर्गुणा ने दूर कर दे। आज की एक बड़ी समस्या है संस्कार, समाज सेवा, आत्मविश्वास और संवेदनशीलता, सभी चीजों को मिश्रण है अपनी आशा केवल किताबा
केवल किताब और अटबो ही ज्ञान नहीं ज्ञान है, नहीं संपूर्ण व्यक्तित्व को भी। अगर कोई बच्चों अच्छो डांसर है तो बिना डांस की दिशा में, कोई अच्छो खिलाड़ी है तो बिना खेल की दिशा में, कोई बहुत अच्छो गायक कलाकार है तो भी गायन के मायने। लेकिन आज की युवा पीढ़ी का आपा जब पढ़ता तो आपा तो केवल अपना ए मालदड़ी गिंडी सोटा ए खेल होता। आज का टाबरा का आएगो मोबाइल फोन। अब इको जी भाई बातें थोतो भी है, इको सकारात्मक प्रयोग भी है, नकारात्मक प्रयोग भी है। तो आज की युवा पीढ़ी जिसके टाबर अपने पढ़ रही है, बाकी मोबाइल को प्रयोग जगह कर रही है, इसको कटे न कटे पे गड़बड़ कर रही है। कई दिन पढ़ा कि वो वीडियो गेम खेलतो या कर्जो गो, तो ए जगह बट आप कहीं सिखाओ आप क्या समझा सका? जी, ये जो मोबाइल है वास्तव में ये वरदान भी है और अभिशाप भी है। तो बच्चों के साथ जब हम बात करते हैं, आत्मरक्षा प्रशिक्षण के दौरान भी मैं डिजिटल कंटेंट जब डिलीवर्ड करती हूँ या बच्चों से बात करती हूँ तो ये डिजिटल सेफ्टी की बात भी ज़रूर करती हूँ। हमें मोबाइल का उपयोग करते समय एक तो हमें स्क्रीन टाइम निश्चित करना चाहिए, चाहे हम बड़े हों या छोटे हों, बालक हों या हम शिक्षक हों। हमारा स्क्रीन टाइम का भी एक शेड्यूल होना चाहिए कि मैं कितने टाइम स्क्रीन देखूंगी, इसके दुष्परिणाम क्या होंगे और मुझे कंटेंट कितना सर्च करना है और कौन सा सर्च करना है, इसमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी है। हमें डिजिटल शिष्टाचार भी इस पे अपनाना है। बच्चों के साथ जब मैं चर्चा करती हूँ तो इस मोबाइल का उपयोग, या मोबाइल को छोड़िए, अभी तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम आपके पास हैं, टीवी है, लैपटॉप है, मोबाइल है, बहुत सारे टूल्स आपके पास हैं। इनका उपयोग आपको अपने दैनिक जीवन में किस तरीके से करना है, इसके बारे में लगातार बच्चों से आपको कन्वर्सेशन करना पड़ेगा। एक सामाजिक माहौल भी बनाना होगा। हम देखते हैं कि हमने बिना किसी पूर्व तैयारी के अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल थमा दिया, जबकि हमने इसका कोई प्रशिक्षण नहीं दिया, ना आपने लिया ना मैंने लिया कि इसका यूज़ कैसे करना है। एक क्लिक पर आपके सामने पूरा ब्रह्मांड है, बिल्कुल है, पूरी जानकारियां हैं। गूगल बाबा ऐसा है कि आप कुछ भी पूछिए आपको सब जानकारी यूनिवर्सिटी चलती फिरती। जी, लेकिन एक ही क्लिक पर आपके साथ बड़े बड़े हादसे भी हो सकते हैं, आपकी आइडेंटिटी चोरी हो सकती है, आपका डेटा लीक हो सकता है, आप साइबर अपराध के शिकार हो सकते हैं। तो अपनी सेफ्टी इसके साथ भी अपनानी चाहिए, आपको कुछ रूल रेगुलेशन इसके लिए भी बनाने चाहिए। तो बच्चों के साथ जब मैं काम करती हूँ तो इस पर भी काम करती हूँ। मैंने बताया कि मैं शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा पे काम करती हूँ। स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैंने अपनाया कि लगभग 50,000 वुमेन्स के साथ मेरा लाइव इंटरेक्शन हुआ, यानी कि सीधा संवाद हुआ। महामारी जैसे विषय जिस पर आज भी हम 21वीं सदी में भी खुल के बात नहीं करते, हम चुप पे साध लेते हैं, चाहे हम कितने भी पढ़े लिखे हो। आज भी हम हमारे घरों में अपने पति और बच्ची के सामने इस विषय पर बात नहीं कर सकते या हम सहज नहीं होते। एक छुपाने की बात की गई। तो मैंने हमारे जिला प्रशासन के माध्यम से नारी चौपाल एक कार्यक्रम किया था और उस कार्यक्रम में 50,000 से भी अधिक महिलाओं के साथ इस पे चर्चा की। वाह, और भी बहुत सारी चर्चाएं की कि हम महिलाएं अपने स्वास्थ्य के प्रति उदासीन रहते हैं, अपने पौष्टिक भोजन हमारे जो उसके प्रति बहुत उदासीनता, हम सबके लिए खाना बनाएंगे, सबका ध्यान रखेंगे, लेकिन स्वयं के लिए समय नहीं निकालते। और आज पूजा जी आपने ध्यान में तो राष्ट्रीय पोषाहार दिवस भी है, बिल्कुल, और राष्ट्रीय पोषाहार सप्ताह मनाया जा रही है। तो आप अच्छो पोषण ले रही हो, बिल्कुल तरोताजा हो, कहीं पोषण ले रहे हो, कहीं कहना चाहो। जी हाँ, कि अभी आशा जी ने बताया कि भाई महिलावा आपने ने इग्नोर कर देवे, आप लोग ध्यान नहीं देवे, अपने लिए समय नहीं निकाले। तो ऐसा आपने नहीं करना है, मैं तो यहाँ नहीं करूँ भाई। सबसे पहले आपनो शरीर है तभी आपा दूसरा ने सुख दे सका। धर्म है। बिल्कुल, अगर महिला प्रसन्न रहेगी तो पूरा परिवार प्रसन्न रहेगा, और प्रसन्न रह सके अपनो स्वास्थ्य अगर सही रहे तो इसलिए सबसे विशेष ध्यान अपना स्वास्थ्य पे देना। एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क निवास करे, और शरीर ने स्वस्थ रखने के लिए अच्छो पोषाहार ले वो जरूरी है। अब बात करें आप जी, आप बता रही कि एक सवाल पहले मेरे मन में आ रहे हो, फिर आप कुछ और उठा देना, है ना। जी हाँ, कि अभी आप विद्यार्थियों की बात करी है, तो एक तो स्वतंत्रता आपने आज चाहिए, है ना, और एक अनुशासन। इन दोनों का तालमेल आपा किया बैठाएं, क्योंकि आजकल का टाबर जो है अपना माता पिता से भी नहीं पूछे है या शिक्षक की भी बात नहीं सुने कि भाई स्वतंत्रता चाहिए, प्राइवेसी चाहिए। तो इन्हें एक टाबर का जीवन में किया आपा संतुलित कर सका। जी देखो, संतुलन तो सभी जगह बहुत जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। और स्वतंत्रता के मायने समझना जरूरी है। यदि मुझे स्वतंत्रता के मायने समझ आ गया तो मुझे नहीं लगता कि मैं अनुशासनहीनता को अपनाऊं। स्वतंत्रता कभी भी मुझे ये अधिकार नहीं देती कि मैं आपको आपकी स्वतंत्रता में हनन करूं।
जी। या मैं उच्छृंखल हो जाऊं या उद्दंड हो जाऊं। बात स्वच्छंदता का भी। स्वच्छंदता की। तो जब स्वतंत्रता का सही मायने में मैं अर्थ समझ पाऊंगी तो अनुशासनहीनता अपने आप में खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए एक परिवार की बहुत अहम भूमिका होती है। जैसे मेरे परिवार से बालक के जीवन में या आपके और मेरे जीवन में शिक्षक, अभिभावक और समाज तीनों बहुत ही महत्व रखते हैं। तो मेरे घर से जो मुझे चीज़ें मिलेंगी उन चीज़ों को मैं ग्रहण करूंगी। और कहा भी जाता है कि पहला गुरु तो माँ होती है। तो जो मैं घर से लेकर के जा रही हूँ, मेरे घर का परिवेश, यहाँ मैं अभिभावकों से निवेदन करना भी चाहूँगी कि अपने बच्चों को संस्कार घर से भी दें। वाह जी। और अपने बच्चों को, बच्चों की पूरी बात सुने, बच्चों के साथ समय बिताएं। बच्चे कभी गलत नहीं होते, तो बच्चे जो अपनी बात रखें धैर्य के साथ उन बातों को भी सुने। बच्चों को बाहर समाधान नहीं खोजने पड़े। अभी जो युवा बच्चे हैं, किशोर बच्चे हैं, जैसे कि आपने कहा आपके शिक्षक ने उस वक्त आपको संभाला, लेकिन इस वक्त हमारी जिम्मेदारी परिवार और समाज और शिक्षक तीनों की बनती है। जब बच्चे युवा किशोर अवस्था में प्रवेश कर रहे होते तो कहते हैं कि आवेग और झंझावत और तूफानों की अवस्था होती है। तो इस समय बच्चा अनुशासनहीनता या बड़ों की बात नहीं सुनना या तुरंत रिएक्ट कर देना या ओवर रिएक्ट कर देना, या मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमें हमारे मानसिक स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए। वर्तमान में हम जो हमारा टीवी है, हमारा मोबाइल है, ये हमें बहुत सारी चीज़ें गिफ्ट भी कर रहा है। उग्रता भी आ रही है। जी बिल्कुल, उग्रता आ रही है। हम ऐसा कंटेंट सर्च कर रहे हैं, बिल्कुल, तो वो कंटेंट हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। या मैं कहूँ कि पढ़ाई का दबाव हमने बच्चों पर इस तरीके से डाल दिया है कि हमारी कक्षाएं, यहाँ मैं यहाँ ले जाना चाहूँगी कि जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे सामान्यतः माना जाए तो 5 से 6 घंटे का जो शिक्षण है या प्रशिक्षण है, जो आप लर्निंग कर रहे हैं, वो पर्याप्त होता है। हमें इतने की इजाज़त होती है मानसिक स्वास्थ्य को देखते हुए। लेकिन हम 9 घंटे 10 घंटे हम कोचिंग ले रहे हैं या डिजिटल कंटेंट, अभी आप वर्तमान में बच्चों को देखेंगे तो लाइव क्लासेस ले रहे हैं। आंखें और कमजोर हो रही है। आंखें कमजोर हो रही है और वास्तव में हम मानसिक रूप से परेशान हो रहे हैं, मेंटली टॉर्चर से हम गुजर रहे हैं। तो इन चीजों को भी हम संतुलन में हमें लाना पड़ेगा। ज्यादा जगह है बा अति गलती है। अति का भला न बरसना, अति के बली ने धूप, अति का भला न बोलना, अति के बली ने चुप। तो अब जो 10-10 घंटा पढ़ रही हो तो वो गाय की भैंस के नीचे, भैंस वाला गाय के नीचे हो जाए, गडमड हो जाए। तो पढ़वा की भी एक नियमित, एक संतुलित समय होना चाहिए ताकि वो जतो वो सीखो वो याद रहे। अब स्कूल में कितनी जोर की पढ़ाई, आप बताया परिवार की भी जिम्मेदारी बने। अब मान लो मम्मी पापा दोनों में लड़ाई हो रही है, क्लेश हो रही है, अब वो टाबर कत्तो ही पढ़ रहा हो भी को दिमाग खराब हो जासी, शिकेड़ी बातें भूल जासी, देर देर वो चढ़ पड़ो भी उसी। और साथ साथ पढ़ाई के साथ स्वस्थ वातावरण व मनोरंजन भी स्कूल में, बाल सभाओं में भी कराओ। शनिवार के दिन गीत गायन नृत्य की प्रतियोगिता हो रही, वार्षिकोत्सव मनाया जा रही है। तो जीवन में सारा रंग होना चाहिए। तो अपना कार्यक्रम अलबेला राजस्थान का भी अलबेला रंग है। और चलाएं प्यारों से गीत सुना देगा यहाँ से। मारी घूमर छजी नखराली माँ, मारी घूमर छजी नखराली प्यारी लागे माँ, ओ माने केसर की सिक्यारी
प्यारी लागे ये माँ। घूमर रम पावे दासा ओ राजरी घूमर रम पावे दासा। टूटी बाजू बनरी लूम लड़ उलझी उलझी जाए। टूटे बाजू बंदरी लूम लड़ उलझी उलझी जाए। हारो पचरंगी लहरी यारो पल्लो लहराए। मारो पचरंगी लहरी यारो पल्लो लहराए। धीरे चालो ने बायरिया ओले हालो ने बायरिया जानो दियो नहीं जाए। ओ धीरे चालो नी मायरिया चालो दियो नहीं जाए। हर मेला नीचे सा झरोका नीचे सा लगायो हरियो माग। मार मेला नीचे सा झरोका नीचे सा लगायो हरियो बाग। माथान में मद ल्यावो रंग रसिया। माथान में मद ल्यावो रंग रसिया। खेलाओ रंग रसिया खेलाओ रंग रसिया खेलाओ रंग रसिया। मपेन आई सा लगाई आई सा लगायो हरियो माग। मार मेला नीचे सा झरोका नीचे सा लगायो हरियो बाग। लगायो हरियो बाग। लगायो कमाल चेत मान का चेत जमनु चेतन रो अयोध्यान की अमर रचना लिखवाड़ा रेवतदान जी चारण बाको लिखियोड़ो गीत हो। कत्तो प्यारो गीत हो कि धीरे चालो नी बायरिया जोलो सयो नहीं जाए। मुद्रा हालो नी बायरिया जोलो सयो नहीं जाए। आई बीरकारी रुत जुम सूरियो पवन ल्याई गोरीरो संदेशो घर आओ नी सजन बेरी आंसुडारो हार बिखर नहीं जाए। कोई चंवरी री चूंदड़ी मसल पड़ जाए। एक मायने भी देखो मनोरंजन का मायने भी आप ज्ञान प्राप्त कर सका। एक माय आयो कि पचरंगी लहरिया रो पल्लो लहराए और जीके में प्रश्न आवे कंपटीशन में कि लहरिया में कत्ता रंग है तो पचरंगी लहरिया रो साफ है 5 एक मायने माथा ने मेमंद ल्याओ रंग रसिया। मेमंद नाम को आभूषण कटे पेरियो जाए माथा के ऊपर पेरियो जाए। तो मनोरंजन के साथ गीत के साथ संगीत के साथ नृत्य के साथ शिक्षा हासिल करी जा सके। यानी कि शिक्षा का माय मनोरंजन को खासो महत्व है। आपको इस पर कहीं विचार है? जी बिल्कुल, शिक्षा में खेल बाल गीत ये सब शामिल होते हैं। मैं मेरे कक्षीय शिक्षण में इनको अपनाती हूँ। बच्चों मेरी कक्षा में बीच बीच में जैसे 45 मिनट की कक्षा है या 30 मिनट की कक्षा है तो सिर्फ कंटेंट डिलीवर्ड नहीं करती। अभी जो हमारी शिक्षा है वो सिर्फ कक्ष में सीमित ना रह करके, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे हम बाहर कोई सांस्कृतिक गतिविधि कर रहे हैं या प्रार्थना स्थलीय कार्यक्रम हो, सभी जगह शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। और शिक्षा का अर्थ सिर्फ विषय वस्तु का ज्ञान ना हो करके जीवन जीने की कला है। तो हमारी जो शिक्षा है उसमें हम इस खेल गीत और संस्कृति को अपनाते हुए शिक्षण कार्य करवाते हैं। मैं मेरी कक्षीय शिक्षण में बाल गीतों को अपनाती हूँ,
कविता को अपनाती हूँ, कहानियों को अपनाती हूँ। इसी के लिए मैंने टॉय बेस्ड लर्निंग को अपनाया है। मैंने मेरे विद्यालय में एक खिलौना लाइब्रेरी भी बनाई है। तो बच्चे जो खेल की उम्र में जिनको खिलौने नहीं मिलते, छोटे बच्चे, मेरे पास जो बच्चे आते हैं सरकारी विद्यालयों में, वो बच्चे आते हैं जो अभावों से ग्रस्त हैं, जिनके घर परिवार में संघर्ष चलता है आजीविका के लिए। वो बच्चे, उन कम्युनिटी के बच्चे सरकारी विद्यालयों से जुड़े हुए हैं। उन बच्चों के लिए खिलौने बहुत बड़ी बात होती है, और मैंने अपने स्कूल में ही एक टॉय लाइब्रेरी बनाई है जिसमें 500 से अधिक खिलौने। टॉय लाइब्रेरी पहली बार सुने, पहली वाह। बार जी बिल्कुल। तो बच्चे खेल खेल के माध्यम से, खिलौनों के माध्यम से शिक्षण करते हैं, बच्चे सीखते हैं। तो अब शिक्षा जो है मात्र कंटेंट डिलीवर्ड नहीं रह गया है। मतलब वाह। टाबरा ने मनोरंजन भी मिले है कि बहुत ज्यादा मानसिक दबाव नहीं हो तो जाए, आपने पढ़ता बचपन का पढ़ता दिन याद आपका होने के परेशान हो जाए। टाबरपना में आपा वो अंधो भैंसो खेलता, वो आंखें के पट्टी आंखें बांध बांध के बीसू के घूमता। आदमी को एक मानसिक विकास हुए। वो डोकरी माई कहीं कर रही है कि सुई ढूंढ रही हूँ, सुई को कहीं करसी, कोतली सीसू, कोतली को कहीं करसी, पीसा गालसू, पीसा को क्या करसी, गाय लेसू, गाय को क्या करसी, दूध पीसू। ए मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान अर्जन भी ज्ञान होता अर्जन भी है। मतलब आपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य की भी आवश्यकता बहुत है। जरूरी। और एक बात आपने सुमन जी का बारे में कही जावे है कि वे पावर गर्ल आशा है। अच्छा। पावर गर्ल आशा को किताब थाने काई मिले, किया मिलियो और है काई थे कि ऐसो काई करया। जी, पावर गर्ल आशा, मुझे अक्सर जो कॉलेज की लड़कियां हैं, मैं उच्च शिक्षण संस्थानों में भी जाती हूँ, मुझे इनवाइट किया जाता है सेल्फ डिफेंस के लिए, पोक्सो एक्ट के लिए, महामारी प्रबंधन पे वार्ताओं के लिए, मोटिवेशनल स्पीच के लिए विभिन्न संस्थाओं में मुझे बुलाया जाता है। तो वहाँ बच्चे जो हैं मुझे पावर गर्ल आशा के नाम से ही बुलाते हैं। पावर गर्ल आशा एक ऐसा कैरेक्टर इजाद किया था मैंने कोरोना काल के समय में, जब बच्चों को सुरक्षा टिप्स सिखानी थी, चाहे वो कोरोना से संबंधित हो, चाहे वो अपनी सेफ्टी टिप्स, अपनी सुरक्षा से संबंधित हो, या डिजिटल सुरक्षा से संबंधित। तो मैं 1 मिनट की एक सेफ्टी टिप्स बनाती थी, और उसके लिए मैंने पावर गर्ल आशा नाम का कैरेक्टर इजाद किया था। वाह। तो उसी कैरेक्टर के नाम से मुझे आज भी बच्चे बुलाते हैं कि पावर गर्ल आशा। आप पावर गर्ल आशा, जो आपने शिक्षक तो बहुत ही बढ़िया है और इतना नवाचार करी है शिक्षा के रूप में, तो आप घर परिवार में आशा जी किया है, आप पावर गर्ल आशा ही है या बिल्कुल एक सहज गृहिणी है? मैं एक कह सकती हूँ कि मैं एक अच्छी माँ भी हूँ, मैं एक अच्छी गृहिणी भी हूँ, और एक अच्छी पत्नी भी हूँ। बहुआयामी का व्यक्तित्व का विराट व्यक्तित्व आप। जी, और मैं एक अपने माँ बाप की अच्छी बेटी भी हूँ। वाह। जी, तो मेरे परिवार में मेरे पति के साथ मेरे 2 बच्चे, मेरे पति अकाउंट्स ऑफिसर हैं और मेरी बेटियां ज्वेलरी डिज़ाइनर है, और बेटा BCA कर रहा है। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि मेरे कंवर साहब भी हैं। हाँ, तो मतलब बेटी को विवाह भी हो गया, तो थे जो पोषण की बात ये लाग रहे माधव से गुन्ना पूछ के रहे हो बेटी ना, को विवाह भी तो हो भाई रहा है। इनसे पूछनी चाहिए कि आशा जी आप अपना पोषण का क्या ध्यान रखो कि बिल्कुल लग ही नहीं रहे हो कि भाई आपका कंवर साहब भी हैं और थे अब नानी भी बनवा वाला हो। जी बिल्कुल। बधाई हो। जी, पोषण की बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर महिला को पोषण का ध्यान रखना चाहिए। संतुलित भोजन, व्यायाम और संयम, ये स्वस्थ जीवन के लिए जरूरी है। तो मैं रोज़ प्रतिदिन व्यायाम, योगा, मेडिटेशन भी करती हूँ, साथ ही संतुलित भोजन लेने का भी प्रयास करती हूँ, और मैं कहती हूँ कि अपनी जो भोजन की थाली है उसे सतरंगी बना देना चाहिए। वाह। और स्वस्थ सकारात्मक रिश्ते मेरे सभी के साथ हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे घर परिवार में हो। आप धरती में आया तो इनका काम कर जावा कि अपन युगा तक अपन याद रखे। तो कितनी बढ़िया बात है, आप शिक्षिका का रूप में बहुत सम्मानित हो, एक गृहिणी का रूप में सम्मानित, माँ का रूप में, और वाकई में वो जीवन है जो को बिखरेड़ो है। अब अटे वैसे के पूजा जी टीवी एंकर है, स्कूल में जाता है ये मैडम हो जाए है, आपकी मम्मी कन जाता है माँ को टाबर हो जाए है, तो सबकी भूमिका अलग अलग है। तो कल्याण सिंह जी राजावत की पंक्तियां है कि आज की जीवन है वो जीवन का ही है कि लीरा लीरा जिंदगी है, लीरा लीरा है जमारो, जिया कपड़ा ने फाड़ दिया आपा न्यारी न्यारी लीर हो जाए, वो कोई काम को नहीं, लेकिन बिना प्रेम का धागा सु यदि आप सीधा तो वो कपड़ों काम आ सके। एक हमारे धागा की जगह प्रेम चाहिए आपने रिश्ता निभावा के लिए। तो श्वास री कमाई घटती घट जानी है और रूप री लुणाई लुटती लुट जानी है। जुरे भी पड़ जाए एक दिन चेहरा पर, दांत भी टूट जाएला। तो श्वास री कमाई घटती घट जानी है, रूप री लुणाई लुटती लुट जानी है। आ महफिल है वो जीवन है जो आ महफिल है मनोहार प्यालो, लिया तो करो और थोड़ी थोड़ी प्रियतरी मद पिया तो करो। तो प्रेम है, स्नेह है, समर्पण है,
एक वो धागो यदि काम ले लें आप तो सारी लेरा ने सी और एक बहुत अच्छो एक मैसेज दे बड़ो एक प्रणम व्यक्तित्व को आप निर्माण कर सका। अब देखा तो आप अतः प्रयास कराया है तो आज की पीढ़ी में देखा कि मेजत पड़ता गुरु को मतलब भगवान, माँ बाप को केड़ो एक बार टाल से कहा पर गुरु जी को केड़ो कौन टाल सकता। और मैं कदे घर का को कणु नहीं मानता, कोई बदमाशी करता तो वही धमकी होती थारा गुरुजी ने कह दूलो और वह बात में तुरंत मान जाता। तो गुरुजी को पहली बहुत ज्यादा सम्मान हो, सम्मान अभी भी है, आगे भी रहसी रेणु भी चीज है। लेकिन आज की पीढ़ी में थोड़ा बहुत मन यह लाग रही है कि ये रिश्ता का मैं थोड़ी दूरी आई है, बस सम्मान का भाव थोड़ो कम हुआ है, या आप तो अनुभूत करता हो कहीं स्थिति है। तो मैं यहाँ गजेंद्र भाई ये कहना चाहूँगी कि प्राचीन काल में गुरु का सम्मान बहुत था, जैसा कि आपने बताया गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए। तो इतना जब सम्मान गुरु का था तो वर्तमान में भी आज सम्मान तो है। मैं देखती हूँ कि गुरु के सम्मान में कमी तो क्या है, जो अच्छे शिक्षक है वास्तव में अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड है उनको बहुत सम्मान मिलता है। और किसी भी समाज की प्रगति शिक्षक सम्मान से हम जान सकते हैं। सही है जी। और एक चीज़ मैं आपसे यहाँ ये और साझा करना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि मैं बहुत सारे काम करती हूँ, तो मुझसे किसी ने एक बार इंटरव्यू में पूछा कि आशा जी आप इतना काम क्यों करती हैं, क्या कारण है। तो मैंने उस वक्त ये कहा कि मुझको मेरे बाद भी मेरी एक कहानी चाहिए, मुझको मेरे बाद भी मेरी एक कहानी चाहिए और हर महिला की आंखों में तेज और ओजस्वी वाणी चाहिए। वाह। गजेंद्र भाई मैंने उनसे ये भी कहा कि जब मेरे नाती पोते हों तो मैं किसी और की नहीं स्वयं की कहानी उनको सुनाऊं। वाह, सही बात है। मेरे खुद को एक दुआ है कि खुद का निर्माण में टीचर की बेशक बहुत ज्यादा भूमिका है, लेकिन मेरे खुद ने भी तो चाहिए ना, आदमी खुद में भी तो लियाकत होनी चाहिए कि गुरु स्वयं तुम आपके, स्वयं आपके शिष्य, स्वयं बिगाड़ा भूत है, साधो स्वयं भविष्य। अपना अगर आपनो भूतकाल खराब है तो भी के प्रति आपा जिम्मेदार हाँ, आपनो उज्जवल है भूतकाल तो भी के लिए आप जिम्मेदार हाँ, और भविष्य अगर आपने संवारनो है तो बात जिम्मेदारी आपने खुद की है। और कहवे भी है ने काचा बांडा पर ही रंग चढ़े, पाका बांडा पर रंग कौन चढ़े। टाबर पर हमको संस्कार मिल जाए ना भाई हमेशा तक आगे तक रहे। और भगवान दत्तात्रेय हुआ कितना गुरु बनाया, अनेकों गुरु बनाया, छिपकली बाकी गुरु, मधुमक्खी बाकी गुरु, सांप बाको गुरु, मेंढक बाको गुरु, जट्याने जगह सु सीख बाने मिल जाए ने बीज गई भी चीज ने सीखो। कहने वृंदावन को एक दुआ है वृंद को कि पर्यो अपावन ठोर में कंचन तजत न कोई। अगर कीचड़ का ढेर के ऊपर अगर सोना की ईंट पड़ी है तो कोई भी कौन छोड़े। जद कहे कि उत्तम विद्या लीजिए जद भी नीच पे होई, पर्यो अपावन ठोर पे कंचन तजत न कोई। गंदी जगह पड़े सोना न कोई कौन त्यागे। मैंने एक प्रसंग याद आया कि धौलपुर के माए एक डाकू हो और धौलपुर के माए ने वो डकैती डाली एक सेठ के घर, जत्ती संपत्ति बात सारी लूट ली। 2 साल बाद में फिर वो 20 सेठ ने लूट पायो और फिर लूटियो तो पिछली बार लूटी बिना डबल संपत्ति, तीसरी बार फिर लूटियो 2 साल बाद में तो 20 तिगुनी संपत्ति, चौथी बार फिर डकैती डाली 20 4 गुनी संपत्ति मिली। जब वो सेठ की भी डाकू देख तो आज भी डाकू को डाकू ही है, आज भी लोगों ना छीन रखा रही है। तू मैंने पहली बार डकैती डाली 0 कर गो क्यों कौन छोड़े मेरे कन, दूसरी बार आई उन्होंने डबल धन मिलो, तीसरी बार तिगुणु, चौथी बार चौथो, तू डाकू को डाकू ही है और मैं तो गुणात्मक रूप से मेरी संपत्ति ने बढ़ा रही हूं। डाकू को दिमाग सन बठे ही बंदूक फेंक दी और वो सन्यास ले लियो और साधु बन गो। तो बी का गुरु भाई सेठ जी आज कहने पर लूटो। तो जीवन के मायने हर जगह नया नया पाउंडा मिले, नया नया गुरु मिले। और आज आप बेहद से एक बेशक रूप से बहुत सम्मानित शिक्षिका हो, लेकिन आज भी आपने गुरु की तो आवश्यकता पड़े, रोजाना ज्ञान तो ले वो हो। आज आप खुद भी अध्ययन करो कि खुद नवाचार ले एक लिए कटा कटा सो आप सीखो, एक बार हमारे बताओ ताकि शिक्षक ने पढ़ते रहना चाहिए। जी सीखना जीवन भर चलता है। और मैं गुरु तो मेरा तो छोटा बच्चा भी गुरु आपको बताऊं, जब मैं कक्ष में जाती हूँ तो वो बालक भी मुझे कुछ ना कुछ सिखाई देता है। बिल्कुल। और हमारी प्रकृति हमें ये भी सिखाती है। और यूँ तो कहूँ कि मैं कदम कदम पर गुरुओं से मिलती रहती हूँ। बहुत सारे शिक्षाविद हैं जो मुझे मार्गदर्शन भी देते हैं और आज तक मैं उन गुरुओं से जुड़ी हुई हूँ जिन्होंने मुझे कक्षाओं में पढ़ाया था। वाह, बिल्कुल वाह।
तो आज बात शिक्षकां से मिलो तो पहले तो तेवांगा टाबर हावांगा बच्चा हा और आज सम्मानित हो तो बेस्ट शिक्षकां से पुराना शिक्षकां से मिलो तो ना आपने किया को एहसास हुआ या बट टीचर आपने की दृष्टि से देखे? देखो, रिश्ते कभी नहीं बदलते। मैं उनके लिए आज भी वही छोटी सी आशा हूँ। वही आज भी वो मुझे डांट देते हैं, आज भी वो मुझे लाड करते हैं। उनके लिए मैं सम्मानित शिक्षिका नहीं हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ, मैं उनके स्टूडेंट हूँ। तो वो ठीक है, अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और कहते भी हैं, गले से भी लगाते हैं। लेकिन मैं उनके लिए इन चीज़ों को कोई बीच में मायने नहीं रखते कि मुझे कौन सा सम्मान मिला है। आज का इस दिन का मौका पर आप कहीं संदेश देना चाहो? मैं ये कहना चाहूँगी कि हर शिक्षक को अपने शिक्षण में नवाचारों को अपनाना चाहिए और विशेष तौर से जो वर्तमान समय है उसमें डिजिटल लिटरेसी को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि अब समय ऐसा आ गया है कि मात्र कॉपी पेन और चॉक ब्लैक बोर्ड से काम चलने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो हम डिजिटल को भी अपनाएं। साथ ही अभिभावकों को मेरा ये संदेश रहेगा कि अपने बच्चों पर भरोसा करें, उनकी पूरी बात सुने, उन्हें सुरक्षित और सिक्योर फील कराएं। जमाना के साथ कदम ताल करा और आगे बढ़ा तो निश्चित रूप से, क्योंकि शिक्षक है जो को समाज के आधार है, दूरी है, वही राष्ट्र को निर्माण करे, वही संस्कारों को निर्माण करे। तो एक बार आपने शिक्षक दिवस की फेरू बधाइयां और आशा रानी जी पधारिया आप गणमान रंग गणा 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 धन्यवाद।